राजनीतिक सिद्धांतों में लोकतंत्र के बारे में कहा गया है कि ये सामूहिक मोक्ष यानी कॉमन साल्वेशन का विषय है। लोकतंत्र में सब लोग सामूहिक रूप से मुक्ति पाते हैं और इसीलिए देश के राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोकतंत्र को मुट्ठी भर लोगों द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र में अंत्योदय की भूमिका भी होनी चाहिए, जो लाइन में सबसे अंत में खड़ा है। तो लोकतंत्र के इस मंदिर में आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे विशिष्ट अतिथि। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। तिरुमला मंदिर में करेंगे दर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आधिकारिक बैठकों में होंगे शामिल। भारतीय रेलवे ने मालवा क्षेत्र को राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए 443 करोड़ रुपए की राजपुरा मोहाली 18 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को दी मंजूरी। छठ और दिवाली के दौरान रिकॉर्ड 12,000 विशेष ट्रेनें चलेंगी। पिछले साल 7,724 से ज़्यादा। 15 अक्टूबर तक दूसरी ट्रेन आने पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी की जाएगी। आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियां। आपदाओं के दौरान जनहानि और नुकसान को कम करने का उद्देश्य। हिमस्खलन, तेल रिसाव जैसी आपदाओं की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय संभालेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करेगा शुरुआती चेतावनी जारी। यूएनजीए से इतर विदेश मंत्री जयशंकर ने की डीपी वर्ल्ड चीफ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मुलाकात। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक पर उनके प्रभावों पर की चर्चा। न्यूयॉर्क में समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिणी देशों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी। वैश्विक दक्षिण को विश्व मामलों में आगे बढ़ने के लिए दिए प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का पुरस्कार समारोह आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। ये पुरस्कार समारोह ललित कला अकादमी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट समकालीन कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकृतियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिससे कलाकारों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा और जो कलाकारों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित समारोह में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशिष्ट अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दोपहर नई दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से अपनी पत्नी सुमति के साथ विजयवाड़ा के लिए रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति लगभग 3:30 बजे विजयवाड़ा पहुंचेंगे। विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर आगमन के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद वो शाम 4:20 पर कनक दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शाम 5 बजे पुन्नामी घाट जाएंगे और विजयवाड़ा उत्सव में भाग लेंगे। शाम 6:25 पर तिरुपति के लिए प्रस्थान करेंगे और रात तक तिरुमला पहुंचेंगे। तिरुमला पहुंचने पर उपराष्ट्रपति तिरुमला मंदिर में दर्शन करेंगे और मंदिर में सेवा में भाग लेंगे। कल यानी बृहस्पतिवार को उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन तिरुमला में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति इस यात्रा के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आधिकारिक बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब के लिए रेलवे की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पंजाब में लंबे समय से प्रतीक्षित राजपुरा मोहाली नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा फिरोजपुर से दिल्ली तक के लिए नई वंदे भारत ट्रेन का ऐलान किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज ये घोषणा की। ये 18 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन 443 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी और मालवा क्षेत्र को सीधे राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से जोड़ेगी।
पहले लुधियाना से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए ट्रेनों को अंबाला होकर जाना पड़ता था, जिससे दूरी अतिरिक्त लगती थी और समय भी बढ़ जाता था। अब राजपुरा और मोहाली के बीच सीधा संपर्क होगा, जिससे यात्रा की दूरी करीब 66 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस परियोजना से कपड़ा, विनिर्माण और कृषि सहित कई उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। छठ और दिवाली, इसमें आपको ध्यान होगा कि लास्ट ईयर करीब 7,500 स्पेशल ट्रेन चलाई थी और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था। देश में सब जगह से बहुत अच्छा उसका फीडबैक आया था कि 7,500 स्पेशल ट्रेन चलने से लोगों को अच्छी सुविधा हुई। और अब चूंकि अपने पटरियां काफी नई बन रही है, हर साल करीब 4,000 किलोमीटर नए ट्रैक बन रहे हैं और लोकोमोटिव भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, 1,600, जो कि पूरे अमेरिका और यूरोप से ज्यादा प्रोडक्शन है। तो उसके कारण, और कोच का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, करीब 7,000 कोच का प्रोडक्शन चल रहा है। तो अब अपनी कैपेसिटी भी देश की बढ़ गई है, इसलिए इस साल 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया। 12,000 स्पेशल ट्रेन, इट्स अ रिकॉर्ड, इट्स अ वेरी बिग रिकॉर्ड। दिवाली और छठ का बहुत बड़ा मूवमेंट होता है पूरे देश में, तो 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया इस बार। तो मैं बहुत आपके साथ सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूंगा, टिल टुडे 10,000 ट्रेन हैव बीन नोटिफाइड। 150 ट्रेन ऐसी होंगी जो कि फुल्ली अनरिजर्व्ड होंगी, जो कि लास्ट मिनट पे डिप्लॉय करेंगे, और 50 और गाड़ियां नोटिफाई हो जाएगी आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर। मतलब 12,000 का जो टारगेट है उसकी पूरी तैयारी हो गई है, जिससे कि छठ और दिवाली का मूवमेंट मेनली चालू होता है करीब 15 अक्टूबर के बाद में, 15 अक्टूबर के बाद में मोस्ट मूवमेंट चालू होगा मैक्सिमम, और वो चलेगा करीब 7th, 8th, 10th नवंबर तक चलता है उसका मूवमेंट देश भर में। वंदे स्लीपर रेडी है, टेस्टेड है। हम लोग 2 गाड़ी एक साथ चालू करेंगे, इसीलिए उसका सेकंड गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग का वेट कर रहे हैं। सेकंड गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी करीब 10th या 15th अक्टूबर तक आ जाएगी। उसके बाद में एक साथ चालू करेंगे, क्योंकि डेली सर्विस जब करते हैं चालू, जैसे वंदे भारत में डेली सर्विस है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों के माइंड में एक नया बेंचमार्क सर्विस का एस्टैब्लिश होता है, इसीलिए उसका सेकंड रेक का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही सेकंड रेक बन के आ जाएगी वंदे स्लीपर की, तब दोनों को एक साथ लेके कोई भी एक रूट करेंगे ना, जल्दी करेंगे। और अब बात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। कल का दिन भारतीय सिनेमा के लिए बेहद खास रहा। मौका था 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का, जहां देश भर से चुनिंदा कलाकारों, निर्देशकों और तकनीकी विशेषज्ञों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। उनके साथ मंच पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। समारोह के दौरान राष्ट्रीय एकता, कला, संस्कृति और तकनीकी उत्कृष्टता की विविध झलक देखने को मिली। हर साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माने जाते हैं, जो न सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों को भी समान रूप से सम्मानित करते हैं। 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके मलयालम फिल्म स्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो अपने 4 दशक से लंबे फिल्म करियर में 400 से ज्यादा फिल्में दे चुके हैं। इसमें मलयालम समेत हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भी शामिल हैं। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को फिल्म 12वीं फेल और के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया। द केरल स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बनी कटहल, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।
अनुभवी अभिनेता विजय राघवन और मुथुपेट्टई सोमू भास्कर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया। दोनों ही फिल्मों ने अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा केवल एक उद्योग नहीं बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को अधिक संवेदनशील बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने फिल्म उद्योग के सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करें कि भारतीय फिल्मों को वैश्विक स्तर पर और अधिक पहचान मिले। हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आने से पहले मुझ में ये जिज्ञासा भी रहती है और उत्साह भी रहता है कि इतने मेहनत से जो फिल्म बनाया गया है उनमें क्या दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है और किस उद्देश्य से दिखाया गया है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सिनेमा से जुड़े सभी लोगों के एक भारतीय चेतना है, इंडियन सेंसिटिविटी है, जो सभी स्थानीय सदस्यों को भी जुड़ते हैं। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। देवी और स्वजनों, महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। हम सभी देखते हैं कि महिलाएं किसी न किसी स्तर पर पॉवर्टी, पैट्रियार्ची या प्रेजुडियस से जूझते हैं। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर, परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलताओं के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पैट्रियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। अन्नदाता से विश्व विजेता तक की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत को वैश्विक खाद्य शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है, जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को शाम 6 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 25 से 28 सितंबर तक चलने वाला ये 4 दिवसीय मेगा कार्यक्रम 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित होगा, जहां 21 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, 10 केंद्रीय मंत्रालय और 5 संबद्ध सरकारी संगठन शामिल होंगे। यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हितधारकों का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। इस आयोजन में 1700 एग्जीबिटर्स, 500 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्घाटन सत्र में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रुशेव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मौजूद रहेंगे। इस बार न्यूजीलैंड और सऊदी अरब साझेदार देश होंगे, जबकि जापान, रूस, यूएई और वियतनाम पर फोकस देश होगा। कार्यक्रम में 45 से ज्यादा ज्ञान सत्र होंगे, जिनमें विषयगत चर्चाएं, राज्य और देश विशिष्ट सम्मेलन और 100 से ज्यादा वैश्विक कृषि खाद्य क्षेत्र के दिग्गजों के साथ CXO गोलमेज सम्मेलन शामिल है। विशेष प्रदर्शनियों में अंतर्राष्ट्रीय राज्य मंत्रालय, पालतू पशु आहार, प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नवाचार मंडपम प्रदर्शित किए जाएंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025
5 मुख्य स्तंभों सस्टेनेबिलिटी और नेट जीरो फूड प्रोसेसिंग, भारत को वैश्विक केंद्र बनाना, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग तकनीकों में प्रगति, पोषण और वेलनेस के लिए खाद्य उत्पाद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पशुधन और समुद्री उत्पाद पर आधारित है। मेरे लिए इन लद्दाख इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया का इनॉग्रेशन उनके हाथों किया जाएगा। दिन की शुरुआत 25 तारीख की शुरुआत हम लोग सीईओ राउंड टेबल से हम लोग करेंगे और उसमें आदरणीय नितिन गडकरी जी उसमें मौजूद रहेंगे। इंडस्ट्री के तमाम सीईओज, लगभग 100 के करीब सीईओज उस दिन वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उस दिन भी उनके साथ इंटरेक्शन रहेगा। सोच वर्ल्ड फूड इंडिया के पीछे की यही रही है कि किस तरीके से हम लोग भारतीय खाद्य पदार्थों को, उसकी गुणवत्ता को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सके। नई टेक्नोलॉजी जो संभवतः देश दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, देश के अलग अलग राज्यों में या ग्लोबली जिन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे उसको एक मंच पर लाकर वो मौका दें एक दूसरे के साथ उसको साझा करने का। इस सोच के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 4था एडिशन है ये। और खबर दुनिया से, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मुलाकात की और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक पर उनके प्रभावों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मुलाकात करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, @DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से मिलकर खुशी हुई। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान विकास और कनेक्टिविटी व लॉजिस्टिक पर उनके प्रभावों पर अच्छी चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिणी देशों की उच्च स्तरीय बैठक की मेजबानी की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, उन्होंने चिंताओं और जोखिमों की बहुलता को देखते हुए ये स्वाभाविक है कि वैश्विक दक्षिण समाधान के लिए बहुपक्षवाद की ओर रुख किया जाए। वैश्विक दक्षिण को विश्व मामलों में आगे बढ़ने के लिए कई प्रस्ताव दिए गए, जिनमें वैश्विक दक्षिण के बीच परामर्श को मजबूत करने के लिए मौजूदा मंचों का उपयोग करना भी शामिल है। जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय जैसे क्षेत्रों में ऐसी पहल की जाए जो वैश्विक उत्तर को उचित ठहराने के बजाय वैश्विक दक्षिण के हित में हो। भविष्य में आने वाली प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाओं पर चर्चा करें और संयुक्त राष्ट्र और समग्र रूप से बहुपक्षवाद में सुधार करें। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों को खास तरह की आपदाओं की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यानी अब हर एक विशिष्ट आपदा की निगरानी, शुरुआती चेतावनी, रोकथाम, शमन और तैयारी की जिम्मेदारी के लिए मंत्रालय तक अलग अलग जिम्मेदारी तय कर दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार हिमस्खलन और तेल रिसाव जैसी आपदाओं से निपटने की जिम्मेदारी अब रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, जबकि शीतलहर, चक्रवात, बवंडर, भूकंप, लू, आकाशीय बिजली, सुनामी, ओलावृष्टि और भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। इसके अलावा जैविक आपदाओं से संबंधित मामलों की देखरेख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करेगा, जबकि कृषि मंत्रालय को पाला और सूखा जैसी आपदाओं से निपटने की जिम्मेदारी मिली है। जल शक्ति मंत्रालय को बाढ़ और हिमनदी झील फटने से आई बाढ़ की स्थिति में कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि शहरी बाढ़ से संबंधित मामलों की देखरेख आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय करेगा। जंगल में लगी आग, औद्योगिक और रासायनिक आपदाओं से निपटने की जिम्मेदारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंपी गई है।
भूस्खलन की स्थिति में खान मंत्रालय कार्रवाई करेगा, जबकि परमाणु और विकिरण आपात स्थितियों की देखरेख परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की जाएगी। इसके जरिए केंद्र सरकार आपदाओं के दौरान जान माल के नुकसान को कम से कम करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स नए भारत की रीढ़ बन रहे हैं। गांधीनगर में 2 दिवसीय स्टार्टअप सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना की है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 2 दिवसीय स्टार्टअप सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश की युवा शक्ति पर विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले 3 वर्षों में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल हो जाएगा। इंडिया की शुरुआत की और आज मैं दावे से कह सकता हूं, भारत विश्व में विश्व स्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सबसे तेज गति से आगे निकलने वाला देश बन चुका है। स्टार्टअप इंडिया के अभियान से भारतीय युवा को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का स्वप्न मोदी जी ने पूरा किया है और वर्ष 2016 में ही स्टार्टअप्स को केवल प्रॉफिट कमाने से आगे निकलकर आत्मनिर्भरता का एक बड़ा साधन मोदी जी ने बनाया। हमारी देश की कई सारी समस्याओं के समाधान का एक यंत्र स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाया। इनोवेशन की वृत्ति को वेग देने वाला एक यंत्र स्टार्टअप सिस्टम को बनाया और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको प्लेटफॉर्म देने का भी मंत्र ये स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। और उस वक्त मुझे ठीक याद है, मोदी जी ने कहा था भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम्स हो, मैं मेरी बात युवाओं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, भारत के पास भले ही मिलियन प्रॉब्लम हो परंतु बिलियन प्रॉब्लम सॉल्वर भी है जो आप हो। आपके भरोसे प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट किया था और 16 से 24 महज 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत बन चुका है। ये जमीन पर उतर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन चुका है। ये बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 11 सालों में स्टार्टअप सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि अब ये छोटे शहरों और अलग अलग समुदायों तक भी पहुंच गए हैं। इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि देश भर में 17,90,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने उद्योग जगत के लोगों से अपील की कि वे नए स्टार्टअप्स में निवेश करें। साथ ही उन्होंने उद्यमियों को कृषि, पर्यटन और सर्कुलर इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 56 इंडस्ट्री और 196 सेक्टर में हमारे स्टार्टअपों ने काम किया है, परंतु आईटी सेक्टर में 21,000 स्टार्टअप, हेल्थ केयर में 17,000 स्टार्टअप। और मैं यही बात करता हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान भी स्टार्टअप ढूंढ रहे हैं। भारत जैसे बड़े देश में जब हेल्थ सेक्टर में एक स्टार्टअप आता है तो करोड़ों करोड़ों गरीब दर्दियों के लिए ये आशीर्वाद का कारण है। और सेवा और कृषि में भी मैं फिर से कहना चाहता हूं, कृषि और ग्रामीण विकास में भी 11,000 स्टार्टअप आए हैं। एजुकेशन में 11,000 स्टार्टअप आए हैं। और मित्रों, हमारे स्टार्टअप अब टायर 2 और टायर 3 सिटी में भी पहुंच चुके हैं। 37% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 सिटी में पहुंचे हैं।
और आज 1 लाख स्टार्टअप, इसमें से 1 लाख स्टार्टअप में से 52%, जो 2016 में 37% था, आज 52% स्टार्टअप टायर 2 और टायर 3 में पहुंच चुके हैं। और भारत के 770 जिलों में भी एकदम फैलकर स्टार्टअप ने अपना काम बढ़ाया है। ये हमें भी बताता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इस देश का मजबूत हो चुका है। और विशेषकर बच्चे बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि 48% स्टार्टअप हमारी बहनें, हमारी महिलाओं ने बनाए। भाई जोर से ताली बजाइए जरा पूरा सदन। 48% मतलब बरोबर आबादी के हिसाब से हमारी बहनों ने स्टार्टअप बनाए हैं। और मुझे तो एक पुराना उक्ति है संस्कृत का सुभाषी से कि जिस देश की मातृशक्ति उद्यमिता से भर जाए, वहां लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, लक्ष्मी को निवास करना ही पड़ता है। 48% स्टार्टअप बहनों ने बनाए हैं और उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में भी 900 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैशबोर्ड की शुरुआत की गई। साथ ही 75 प्रेरणादायक स्टार्टअप्स पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ। इस मौके पर स्टार्टअप्स निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, 5000 इनोवेटर्स और 100 उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में नया अध्याय लिखते हुए मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की पहली विदेश निर्माण इकाई शुरू की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा प्रशासन मंत्री अब्देलातीफ लोदी ने संयुक्त रूप से किया। ये भारत की किसी निजी कंपनी की पहली विदेश रक्षा उत्पादन इकाई है, जिसे DRDO और टाटा की साझेदारी में बनाया गया है। समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ मेक इन इंडिया तक सीमित अब नहीं है, अब हम मेक विद फ्रेंड्स और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन पर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीक का विकास करना और वैश्विक शांति व क्षमता निर्माण में योगदान देना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये यूनिट सिर्फ मोरक्को ही नहीं बल्कि दुनिया की रक्षा ज़रूरतों को पूरा करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये प्लांट आगे चलकर अनुसंधान, डिज़ाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ युवाओं को नए मौके मिलेंगे, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और भारत मोरक्को दोनों को फायदा होगा। मेक इन इंडिया के साथ हम मेक विद फ्रेंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का विकास और उत्पादन करेंगे और अंततः मेक फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत हमारे इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया के साथ साझा हो पाएगा। ब्रेशिट में स्थापित हो रही यह फैसिलिटी हमारे उसी विजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों, ये फैसिलिटी यह भी दिखाती है कि इंडियन इंडस्ट्री केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि फ्रेंडली नेशंस के साथ पार्टनरशिप में उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। यह पार्टनरशिप का और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवरात्रों की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को अहमदाबाद के GMDC मैदान में वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। आह्वान मां आद्यशक्ति थीम पर आधारित इस उत्सव में 1000 से ज़्यादा कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ झलकियां। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
वायनी